नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन सेकंड चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट दो तरह से देखेंगे इसको, फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज़ एंड हार्ड एंड कंक्रीट प्रॉपर्टीज़। फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? वर्कबिलिटी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एंड हार्डनेस। हार्ड एंड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ड्यूरेबिलिटी, इम्परवियसनेस, डायमेंशन स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड वेदर रेजिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं वर्कबिलिटी की। The ability of concrete to handle, transport, and placing between the formwork with minor segregation, उसको क्या बोलते हैं? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वो एबिलिटी जिससे अपन उसको हैंडल कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें और प्लेस कर सकें बिटवीन फॉर्म वर्क के बीच विथ माइनर सेग्रीगेशन, उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो हैज़ मच अफेक्ट द वर्केबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो जो है बहुत अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। जो वर्केबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो के। ठीक है। अब बात करते हैं कितने तरह की वर्केबिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी। सबसे पहले अनवर्केबल कंक्रीट। दिस कंक्रीट हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इस कंक्रीट का बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है इसमें। हैंड मिक्सिंग ऑफ दिस कंक्रीट इज़ नॉट ईजी। इस कंक्रीट में हैंड मिक्सिंग ईजी नहीं होती। इसको हार्स कंक्रीट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्स कंक्रीट। इसमें बहुत ही ज़्यादा सेग्रीगेशन पॉसिबल होता है और वाटर सीमेंट रेशियो अनवर्केबल कंक्रीट का 0.4 से कम होता है। ठीक है। फिर आता है मीडियम वर्केबल कंक्रीट। मीडियम वर्केबल कंक्रीट को मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया जाता है। इसका वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वो 0.4 से 0.55 के बीच होता है। ठीक है। फिर आता है हाई वर्केबल कंक्रीट। दीज कंक्रीट आर इजी टू मिक्स, ट्रांसपोर्ट एंड प्लेस्ड। इस कंक्रीट को मिक्स करना इजी होता है, ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है और प्लेस करना, फॉर्म वर्क के बीच प्लेस करना आसान होता है। ठीक है। मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं हाई वर्केबल कंक्रीट को और हाई पॉसिबिलिटी होती है ब्लीडिंग की हाई वर्केबल कंक्रीट में। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.55 से ज़्यादा होता है। तो अनवर्केबल कंक्रीट में 0.4 से कम होता है, मीडियम वर्केबल कंक्रीट में 0.4 से 0.55 और हाई वर्केबल कंक्रीट में 0.55 से ज़्यादा। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, सबसे पहले वाटर कंटेंट या कि वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर इंक्रीजेज वर्केबिलिटी बट डिक्रीजेज स्ट्रेंथ। वाटर को बढ़ाने से वर्केबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन स्ट्रेंथ घट जाती है। ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो का, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट बाई वाटर रेशियो का। ठीक है। फिर बात करते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट क्या इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी का। स्मॉलर साइज एग्रीगेट हैज़ मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू लार्जर साइज एग्रीगेट। ठीक है। जो स्मॉलर साइज एग्रीगेट होती है उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है कंपेयर टू लार्जर साइज एग्रीगेट, जिसकी वजह से इट रिक्वायर मोर वाटर एज कम्पेयर टू कोर्सर एग्रीगेट, जिसकी वजह से उसमें जो स्मॉलर साइज एग्रीगेट है उसमें ज़्यादा पानी लगता है कंपेयर टू कोर्सर एग्रीगेट। ठीक है। फिर बात करते हैं एडमिक्सचर की। Cementing material added in the concrete before or at time of mixing to modify its properties is known as admixture. admixture अपन पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए। सीमेंटिंग मटेरियल जो ऐड किया जाता है कंक्रीट में बिना बिफोर द टाइम ऑफ मिक्सिंग के पहले, ताकि जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको बोलते हैं एडमिक्सचर। एडमिक्सचर का यूज़ क्या है? वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करना विदाउट इंक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ब्लीडिंग को रिड्यूस करना, रिटार्ड सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, मेक कंक्रीट वाटर प्रूफ, एसिड प्रूफ एंड बेसिक प्रूफ। ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वर्केबिलिटी वैसे वैसे घटेगी। मतलब टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वर्केबिलिटी का। ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर कम वर्केबिलिटी, कम टेम्परेचर ज़्यादा वर्केबिलिटी। ठीक है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लम्प लॉस। हाई टेम्परेचर की वजह से स्लम्प लॉस बढ़ता है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लम्प लॉस। फिर बात करते हैं शेप ऑफ एग्रीगेट की। शेप ऑफ एग्रीगेट्स, एंगुलर, रफ, फ्लैकी एंड elongated aggregate reduces workability। एंगुलर एग्रीगेट, रफ एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है वो वर्केबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। राउंडेड एंड स्मूथ एग्रीगेट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी एंड हैज़ लो स्ट्रेंथ। राउंडेड और स्मूथ एग्रीगेट जो है वो वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एंड हैज़ लो स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्केबिलिटी की बात करें तो राउंडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर एंगुलर एग्रीगेट की वर्केबिलिटी उसके बाद होती है, फिर फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी होती है और फिर एग्रीगेट किसकी, क्यूबिकल एग्रीगेट की वर्केबिलिटी होती है। ठीक है। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्केबिलिटी। सबसे ज़्यादा वर्केबिलिटी राउंडेड एग्रीगेट, देन एंगुलर एग्रीगेट, देन फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट, देन क्यूबिकल एग्रीगेट। ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ एग्रीगेट की। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। व्हेन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट रेशियोज इंक्रीजेज देन वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे कोर्स और फाइन एग्रीगेट का रेशियो इंक्रीज होगा वैसे वैसे वर्केबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो जो वर्केबिलिटी है वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे
वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टाइम पीरियड की बात करें तो वर्केबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी कम वर्केबिलिटी होगी। ठीक है, टाइम ऑफ ट्रांजिट। फिर आता है एयर इंट्रेनिंग एजेंट। एयर इंट्रेनिंग एजेंट की मदद से वर्केबिलिटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाता है एयर इंट्रेनिंग एजेंट। अब देखते हैं वर्केबिलिटी के टेस्ट कौन कौन से हैं। वर्केबिलिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट, जिसमें सबसे पहले आता है स्लम्प टेस्ट, जिसके बारे में IS 1199 1959 में बात की गई है। ठीक है, स्लम्प टेस्ट जो है एक सिंपलेस्ट और कॉमनली यूज मेथड है। स्लम्प टेस्ट इज सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज मेथड टू मेजर कंसिस्टेंसी मतलब प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प वैल्यू इज द वर्टिकल डिस्टेंस और सेटलमेंट ऑफ कंक्रीट मेजर्ड इन mm फ्रॉम द टॉप ऑफ कोन। स्लम्प वैल्यू क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस या कि सेटलमेंट है कंक्रीट का, जिसको mm में मेजर करते हैं टॉप ऑफ कोन से। ठीक है, स्लम्प टेस्ट इज डन इन फील्ड और लैब बोथ। स्लम्प टेस्ट को अपन फील्ड में और लैब में दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट आर filled in slump cone in 3 equal layers by height and every layer is tamped 25 times with the help of tamping rod विच इज 16 mm ऑफ डाया। ठीक है, कंक्रीट जो है वो स्लम्प कोन में तीन इक्वल लेयर्स में फिल किया जाता है बाय हाइट, और हर लेयर को 25 बार टैम्प किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टैम्पिंग रॉड ऑफ 16 mm। ठीक है, फ्रस्टम जो होता है कंक्रीट का स्लम्प कोन का, उसका टॉप डाया 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो फ्रस्टम होता है उसका जो टॉप डाया है वो कितना होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट 30 सेंटीमीटर, टॉप डाया 10 सेंटीमीटर एंड बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कितने तरह के स्लम्प होते हैं, टाइप्स ऑफ स्लम्प। ये है, अगर कोन स्लम्प कोन निकालने के बाद ये इतना रह गया तो ट्रू स्लम्प है। शियर, ये शियर स्लम्प है, शियर हो गया। अगर कोन निकालने के बाद पूरा कोलैप्स होगा तो कोलैप्स स्लम्प, और ये है जीरो स्लम्प, अगर कोन निकालने के बाद कुछ नहीं हुआ तो जीरो स्लम्प। ठीक है, कुछ नोट है वो देख लेते हैं। स्लम्प टेस्ट इज सुटेबल ओनली फॉर कंक्रीट हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी। स्लम्प टेस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये, स्लम्प टेस्ट सुटेबल किस कंक्रीट के लिए? जिसकी हाई और मीडियम वर्केबिलिटी हो। तो स्लम्प टेस्ट इज सुटेबल फॉर हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होने चाहिए वो 38 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर स्लम्प टेस्ट। ठीक है, स्लम्प वैल्यू देख लेते हैं अलग अलग टाइप ऑफ वर्क के लिए। स्लम्प वैल्यू फॉर वेरियस टाइप ऑफ वर्क। सबसे पहले रोड वर्क कंक्रीट के लिए जो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए 20 to 30 mm। ऑर्डनरी RCC वर्क के लिए, बीम्स एंड स्लैब के लिए, ऑर्डनरी RCC वर्क फॉर बीम एंड स्लैब के लिए 50 से 100 mm होनी चाहिए स्लम्प वैल्यू। कॉलम, रिटेनिंग वॉल और थिन वर्टिकल सेक्शन के लिए 75 से 150 mm होनी चाहिए स्लम्प वैल्यू। ठीक है, वाइब्रेटेड कंक्रीट के लिए 12 से 25 mm, मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 mm, कैनाल लाइनिंग के लिए 70 से 80 mm। ये अपने को ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, रोड वर्क के लिए 20 to 30, ऑर्डिनरी RCC वर्क 50 to 100, कॉलम, रिटेनिंग वॉल, थिन वर्टिकल सेक्शन के लिए 75 से 150 mm, वाइब्रेटेड कंक्रीट 12 से 25 mm, मास कंक्रीट 25 से 50 mm, कैनाल लाइनिंग 70 to 80 mm। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। As per IS 383/1970, the percentage of fine aggregate passing through 2.36 mm shall be in range of 75 से 100 for zone 2। ये अपन ने पीछे भी देखा। The ratio of volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate for water cement material of 0.5 is mentioned in 4 zones of sand। ये भी अपन ने पीछे देखा। ठीक है, As per IS 383/1970, the percentage of fine aggregate passing through 4.75 mm shall be in the range of 90 to 100 in zone 1 of fine aggregate। ठीक है, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट टेस्ट इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंक्रीट इज एक्सपोज टू एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट। साउंडनेस टेस्ट तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कंक्रीट जो है फ्रॉस्ट एक्शन में एक्सपोज हो। ठीक है, फ्रॉस्ट में एक्सपोज हो। स्लम्प वैल्यू देखते हैं फॉर वेरियस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प वैल्यू फॉर वेरियस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। अगर एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी है तो स्लम्प वैल्यू 0 होगी। बहुत ही कम लो, वेरी लो वर्केबिलिटी है तो 0 से 25, लो वर्केबिलिटी है तो 25 to 50 mm, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 50 to 100 mm, हाई वर्केबिलिटी के लिए 100 to 150 mm एंड वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए ग्रेटर देन 150 mm। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। कितने सैंपल रिक्वायर्ड होंगे कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए? नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट 1 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब है तो एक सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। कंक्रीट 6 मीटर क्यूब टू 15 मीटर क्यूब है तो 2 सैंपल की रिक्वायर होगी। 16 मीटर क्यूब टू 30 मीटर क्यूब है तो 3 सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। 31 मीटर क्यूब टू 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल की रिक्वायर्ड होगी। अगर 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा कंक्रीट की क्वांटिटी है तो
4 सैंपल रिक्वायर्ड होगा और हर 50 मीटर क्यूब के लिए एक एक्स्ट्रा सैंपल रिक्वायर्ड होगा। 4 फॉर 50 मीटर क्यूब एंड फॉर एवरी 50 मीटर क्यूब वर्क 1 सैंपल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच 50 मीटर क्यूब वर्क। ठीक है, एक सैंपल में 6 क्यूब होते हैं। ठीक है, तो जैसे 50 मीटर क्यूब के लिए 4 सैंपल आ गए, फिर अगर 100 मीटर क्यूब क्वांटिटी है तो कितने सैंपल हो जाएंगे, 4 प्लस 1 फॉर ईच 50 मीटर क्यूब, मतलब 5 सैंपल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की, जिसके बारे में दिया गया IS 1199 1959 में। ठीक है, इट मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंपैक्ट द कंक्रीट फुली। ये मेजर करता है वर्केबिलिटी कंक्रीट की किस टर्म्स में, कि इंटरनल एनर्जी जो रिक्वायर है कंक्रीट को कंपैक्ट करने के लिए, उसमें उस हिसाब से वर्केबिलिटी मेजर करता है। मेजर द वर्केबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंपैक्ट द कंक्रीट फुली। ठीक है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लेस वर्केबल एंड हार्श कंक्रीट। ये मेथड किसके लिए सुटेबल है, जो स्लम्प टेस्ट था वो हाई और मीडियम वर्केबिलिटी के लिए सुटेबल था, और जो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है वो लेस वर्केबल और हार्श कंक्रीट के लिए सुटेबल है, मतलब लेस वर्केबल के लिए सुटेबल है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये स्लम्प टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट एंड मोर एक्यूरेट दैन स्लम्प टेस्ट। दिस टेस्ट इज मोर सुटेबल फॉर रोड पेमेंट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है जो है वो रोड पेमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव दैन, ज़्यादा प्रिसाइज होता है और ज़्यादा सेंसिटिव होता है दैन स्लम्प टेस्ट। ठीक है, कंपैक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कंपैक्शन फैक्टर इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कोन अपॉन वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कोन। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के हिसाब से कंपैक्शन फैक्टर देख लेते हैं। अगर वेरी लो वर्केबिलिटी है तो 0.78 कंपैक्शन फैक्टर, लो वर्केबिलिटी के लिए 0.85, मीडियम के लिए 0.92 एंड हाई के लिए 0.95, 0.78, 0.85, 0.92 एंड 0.95। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का पैरेटस, इसमें टॉप जो अपर ऊपर होता है उसका टॉप इंटरनल डाया होता है 25.4 सेंटीमीटर, बॉटम इंटरनल डाया 12.7 सेंटीमीटर और इंटरनल हाइट 27.9 सेंटीमीटर, ये इसके लिए। फिर मिडिल वाले के लिए दिस वन इज बी, टॉप इंटरनल डाया 22.9 सेंटीमीटर, बॉटम इंटरनल डाया 12.7 सेंटीमीटर एंड इंटरनल हाइट 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सी के लिए, ये दूसरे के लिए था, फिर सी के लिए इंटरनल डाया 15.2 सेंटीमीटर, इंटरनल हाइट 30.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हॉपर एंड टॉप लोअर हॉपर, जो बॉटम ऑफ अपर हॉपर से लेके टॉप ऑफ लोअर हॉपर तक कितनी डिस्टेंस है, 20.3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लोअर हॉपर एंड टॉप ऑफ सिलेंडर तक 20.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। टॉप डाया 25.4 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 12.7 सेंटीमीटर, इंटरनल हाइट 27.9 सेंटीमीटर। इसके टॉप डाया 22.9 सेंटीमीटर, बॉटम डाया 12.7 सेंटीमीटर, इंटरनल हाइट 22.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका इंटरनल डाया, क्योंकि सिलेंडर है हॉपर नहीं है, तो इंटरनल डाया कितना है, तो 15.2 सेंटीमीटर और इंटरनल हाइट कितनी है 30.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हॉपर के बॉटम से यहाँ से लेके एंड टॉप ऑफ लोअर हॉपर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 20.3 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लोअर हॉपर के बॉटम से लेके टॉप ऑफ सिलेंडर तक की डिस्टेंस 20.3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 20.3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी 20.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 mm। ठीक है, अगर साइज ऑफ एग्रीगेट 40 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए। ठीक है, कंक्रीट विच हैव वेरी लो वर्केबिलिटी लेस देन 50 mm, दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल। उस कंक्रीट की कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट सुटेबल है लो वर्केबिलिटी के लिए, लेकिन अगर कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब वेरी लो वर्केबिलिटी है, मतलब लेस देन 50 mm वर्केबिलिटी है, तो ये टेस्ट कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट सुटेबल नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट की, जिसके बारे में IS 1199 1959 में दिया है। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट the relative effort measurement to change the mass of concrete for a definite shape to other conical shape to cylindrical and measure the effort is done in term, जो बीबी कंसिस्टोमीटर में जो मेज़र की जाती है वर्केबिलिटी किस टर्म्स में मेज़र की जाती है, सेकंड्स के टर्म्स पे। ठीक है, ये क्या मेज़र करता है, चेंज द मास ऑफ कंक्रीट फ्रॉम अ डेफिनेट शेप टू अदर शेप। ठीक है, और वो चेंज मेज़र करने में, मतलब उस एफर्ट में कितने सेकंड टाइम लगा उस टर्म्स में मेज़र करता है ये वर्केबिलिटी। ठीक है, ये उसका पैरेटस है, टॉप 100, ये 300, दिस इज 200,
कंक्रीट आर फिल्ड इन कोनिकल माउंट इन 4 इक्वल लेयर्स। कंक्रीट कोनिकल माउंट में फिल्ड किया जाता है 4 इक्वल लेयर्स में, और जिसको 25 बार टैम्प किया जाएगा विद टैम्पिंग रॉड। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इनडायरेक्टली डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो है इनडायरेक्टली वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इनडायरेक्टली डिटरमाइन करता है। मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राई कंक्रीट हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी। तो अब ये वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए बहुत सुटेबल होता है, ठीक है। ड्राई कंक्रीट के लिए मोस्ट, मतलब है ना, most suitable for dry concrete having very low workability. This test is not suitable if slump value greater than 50 mm. ये टेस्ट सुटेबल नहीं है अगर slump value 50 mm से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब अगर 50 mm से कम है, मतलब 50 mm से अगर ज़्यादा है, कम है वर्केबिलिटी। इफ़ कंक्रीट विच इज़ वेरी लेस वर्केबल, मतलब 50 mm से अगर वर्केबिलिटी कम है, तब जो है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट सुटेबल नहीं होगा। मतलब कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट सुटेबल है अगर 50 mm से ज़्यादा वर्केबिलिटी है, अगर 50 mm से कम वर्केबिलिटी है तो बीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट सुटेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ बीवी सेकंड्स, ठीक है। लेस देन 1 सेकंड लगेगा तो कंसिस्टेंसी कैसी है, फ्लूइड कंसिस्टेंसी, और वर्केबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। 1 से 3 सेकंड लगेगा तो सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी वेरी हाई वर्केबल। 3 से 7 है तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी हाई वर्केबिलिटी। 7 से 10 सेकंड तो मीडियम वर्केबिलिटी ड्राई कंसिस्टेंसी। 10 to 20 सेकंड्स वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी लो वर्केबिलिटी, एंड 20 to 40 सेकंड लग गया तो मॉइस्ट कंसिस्टेंसी है और वेरी लो वर्केबिलिटी। ये टेबल अपने को ध्यान रखनी है। 1 1 to 3 3 to 7 7 to 10 10 to 20 20 to 40, ठीक है। वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई से हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लो टेस्ट की। फ्लो टेस्ट जिसके बारे में IS 1199 1959 में दिया गया है। दिस इज लैब टेस्ट। सबसे पहले ध्यान रखना है कि लैब टेस्ट है और सुटेबल है वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 38 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। फ्लो टेस्ट में ये जो टेबल होता है 700 mm का होता है, ये ध्यान रखना है। कंक्रीट आर फिल्ड इन फ्रस्टम इन 2 इक्वल लेयर्स एंड एवरी लेयर इज स्टैम्प्ड 25 टाइम्स। इसमें कंक्रीट फ्रस्टम में 2 इक्वल लेयर्स में भरा जाता है, बीबी में 4 इक्वल लेयर्स में भरा जाता था। ईच लेयर को 25 बार टैम्प किया जाता है बाय टैम्पिंग रॉड। फ्लो वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ सेपरेटिंग कंक्रीट -25/25, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लो टेस्ट वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 से 150% तक फ्लो टेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी यूज व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन थिन सेक्शन। ये तब यूज़ नहीं करेंगे जब कंक्रीट थिन सेक्शन में प्लेस्ड है। मिनिमम डेप्थ जो कंक्रीट की होगी 200 mm होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉल एंड द नियर एज ऑफ द कंक्रीट वो 230 mm होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉल एंड नियर द एज ऑफ बॉल इज 230 मीटर, ठीक है। दिस इज अ लैबोरेटरी टेस्ट विच गिव इंडिकेशन ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस एंड प्रोनेस टू सेग्रीगेशन, ठीक है। ये एक लैबोरेटरी टेस्ट है जो कि इंडिकेशन देखता है विच गिव्स एन इंडिकेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी, ड्यूअलिटी लिखा है, which gives indication of duality of concrete with respect to consistency, cohesiveness and proneness to segregation. In flow test nominal size of aggregate जो है इसमें 38 mm से एग्रीगेट्स बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए 38 mm, जो अपन ने पीछे देखा। फिर आता है कैली बॉल टेस्ट, इसको बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज बॉल पेनिट्रेशन टेस्ट। कैली बॉल टेस्ट परफॉर्म फास्टर एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट विद ग्रेट प्रेसिजन। कैली बॉल टेस्ट जो है बहुत ही तेज परफॉर्म करता है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है विद ग्रेट प्रेसिजन देन स्लम्प टेस्ट, ठीक है। इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कंक्रीट कंपेयर विद स्लम्प टेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंक्रीट लगता है कंपेयर टू जितना स्लम्प टेस्ट में लगता था, ठीक है। परमिसिबल एरर की बात करें वर्केबिलिटी टेस्ट में, तो स्लम्प टेस्ट में परमिसिबल एरर कितना ±5 mm परमिसिबल एरर चलता है। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में ±0.01 mm चलता है और बीबी टाइम में ±0.5 सेकंड परमिसिबल एरर है, ठीक है। तो परमिसिबल एरर पर को ध्यान रखना है। 5 mm ±5 mm स्लम्प टेस्ट में, ±0.01 mm कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट में एंड ±0.5 सेकंड बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट इज expected to provide good compressive strength, which property lower permeability, ठीक है। The standard size specimen for testing modulus of rupture 15 × 15 × 70 cm. The property is possessed by joint filler. कौन कौन सी प्रॉपर्टी joint filler possess करेगा, compressibility, elasticity and durability. In a concrete mesh, if the maximum size of coarse aggregate is increased, the proportion of fine to coarse aggregate decreases. अगर maximum size of coarse aggregate बढ़ता है तो जो fine और coarse aggregate का proportion है ये बढ़ेगा, तो ये proportion decrease होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं वैल्यूज ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ फॉर डिफरेंट प्लेसिंग कंडीशन। अलग अलग प्लेसिंग कंडीशन के हिसाब से वर्केबिलिटी की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी कैसी होगी, मॉइस्ट अर्थ, कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.65 से 0.7, बीवी की ग्रेटर देन 20 सेकंड, और यूज़ कहाँ करेंगे, प्रीकास्ट पेविंग स्लैब में। वेरी लो वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी वेरी ड्राई, कंपैक्शन फैक्टर 0.75 से 0.8, ठीक है। एंड बीवी डिग्री 10 to 20 सेकेंड्स। एंड कहाँ यूज़ करेंगे, सैलो सेक्शंस में, ब्लेंडिंग कंक्रीट सैलो सेक्शंस, बाइंडिंग कंक्रीट सैलो सेक्शन, पेमेंट यूजिंग पेवर्स, रोड, पावर वाइब्रेटर, ठीक है। लो वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी ड्राई है, स्लम वैल्यू 25 से 75 mm, कंपैक्शन फैक्टर 0.8 से 0.85, बीवी 5-10 सेकंड। मास कंक्रीटिंग में यूज़ करेंगे, लाइट रीइंफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स, फ्लोर्स, हैंड प्लेस पेमेंट्स, कैनाल, लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। फिर है मीडियम वर्केबिलिटी। मीडियम वर्केबिलिटी प्लास्टिक जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, प्लास्टिक, स्लम वैल्यू 50 से 100 mm, कंपैक्शन फैक्टर 0.85 से 0.92, बीवी 2.2 से 5 सेकंड। हैवीली रीइंफोर्स सेक्शन में यूज़ करेंगे, स्लैब्स, बीम्स एंड कॉलम्स। फिर मीडियम वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी प्लास्टिक 75 से 100, स्लम वैल्यू 0.85 से 0.92, कंसेक्शन फैक्टर, बीवी 2 से 5 सेकंड। स्लिप फॉर्म वर्क, पम्प्ड कंक्रीट, हाई वर्केबिलिटी सेमी फ्लूइड, कंसिस्टेंसी 100 to 150 mm, स्लम वैल्यू 0.92 से अब, कंपैक्शन फैक्टर इसमें कुछ होता नहीं है इसका। ट्रेंच फिल्स इनसाइड पाइलिंग, वेरी हाई वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी जो है फ्लूइड लाइक होगी, और ट्रीमी कंक्रीट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपन को मेज़र जो याद रखना है वो जो पर्टिकुलर इनकी टेबल्स हैं, जैसे ये हो गई इसका परमिसिबल एरर, कंपैक्शन फैक्टर की जो टेबल है दिस वन, एंड स्लम वैल्यू की दिस वन, ये मेन याद रखनी है, ओके। तो वर्केबिलिटी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन क्या है, segregation is a property of concrete in which the coarse ingredient are separated from the concrete mix while placing the is called segregation। segregation क्या है, segregation कंक्रीट की प्रॉपर्टी है जिसमें कोर्स इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो कंक्रीट मिक्स से सेपरेट हो जाते हैं जब कंक्रीट को अपन कंक्रीट को प्लेस करते हैं तब, ठीक है। इट इज़ अ रफ फिनिशिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट एंड कॉज्ड इम्प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग, लेस कंपैक्शन, लो वाटर कंटेंट, डिफिशियंसी ऑफ सैंड एंड पोरिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हायर हाइट, ठीक है। ये रफ फिनिशिंग प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, सेग्रीगेशन एक रफ फिनिशिंग प्रॉपर्टी है कंक्रीट का, और किसकी वजह से होती है, इम्प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग की वजह से होती है, लेस कंपैक्शन की वजह से होती है, लो वाटर कंटेंट डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लो वाटर कंटेंट की वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ सैंड की वजह से होती है, और अगर कंक्रीट को अपन पोर करें हायर हाइट से तब होता है ऐसा, ठीक है। सेग्रीगेशन विल बी मोर इफ मिक्स इज वेरी लीन एंड एग्रीगेट आर ऑफ लार्ज साइज विथ रफ टेक्सचर। सेग्रीगेशन ज़्यादा होगा अगर मिक्स जो है वो बहुत ही लीन है और एग्रीगेट जो है वो लार्ज साइज का है विथ रफ टेक्सचर, ठीक है। अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑफ सेग्रीगेशन इज रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट। जो अल्टीमेट इफेक्ट है सेग्रीगेशन का वो क्या है कि वो क्या करता है, हार्ड एंड कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। सेग्रीगेशन का जो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ता है वो स्ट्रेंथ कम कर देता है हार्ड एंड कंक्रीट का। हनी कॉम्बिंग फिनोमिना ऑकर ड्यू टू सेग्रीगेशन की वजह से हनी कॉम्बिंग फिनोमिना ऑकर होता है, ठीक है। अब देखते हैं सेग्रीगेशन में भी ऑफ कितने टाइप्स के सेग्रीगेशन होते हैं। सेग्रीगेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले कोर सेग्रीगेट सेपरेशन आउट और सेटिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। कोर सेग्रीगेट सेपरेट आउट हो जाए। दूसरा क्या है, द पेस्ट और द मैट्रिक्स सेपरेटिंग अवे फ्रॉम द कोर सेग्रीगेट से पेस्ट या कि जो मैट्रिक्स है वो सेपरेट हो जाए। तीसरा क्या है, वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मटेरियल बीइंग अ मटेरियल ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर सेपरेट हो जाए बाकी बचे हुए मटेरियल से, और मटेरियल क्या बचे, लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का मटेरियल बचे। अब सेग्रीगेशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ सेग्रीगेशन। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट जो है, हाइट कंक्रीट को कितने हाइट से मैक्सिमम प्लेस करें, वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। एडिंग एयर इन ट्रेनिंग एड मिक्सचर ऐड करें ड्यूरिंग मिक्सिंग। वाटर क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। केयरफुली हैंडल करें, ट्रांसपोर्ट करें, प्लेसिंग करें और कंपैक्ट करें कंक्रीट को, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ वाटर अलॉन्ग विद सीमेंट पार्टिकल टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट और सेपरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें पानी जो है सीमेंट पार्टिकल्स के साथ सरफेस पे आ जाता है, जो फ्रेशली लेड कंक्रीट है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। वाटर सीमेंट पेस्ट कम्स ओवर द सरफेस ड्यू टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्स एंड एक्सेस कंपैक्शन। जो वाटर सीमेंट पेस्ट है वो सरफेस पे कब आ जाता है, जब एक्सेसिव क्वांटिटी वाटर मिलाया गया हो मिक्स में, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाया गया मिक्स में और एक्सेस कंपैक्शन किया गया हो। ब्लीडिंग कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ पोर्स ऑन द सरफेस एंड मेक्स द कंक्रीट वीक। ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, सरफेस पे पोर्स बन जाते हैं और कंक्रीट वीक हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट को क्या बोलते हैं, लैटिनेंस।
ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट को यूज़ करके। फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी बढ़ा के, ये ध्यान रखना है, बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, एडिंग मोर फाइनली ग्रेन सीमेंट्स, ठीक है, लेसर वाटर सीमेंट रेशियो को रख के एंड प्रॉपर मिक्स डिजाइन करके, पोजोलैनिक मटेरियल को यूज़ करके, ये ध्यान रखना है। रिचेस मिक्स आर लेस ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्स, रिच मिक्स यूज़ करके, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज केपेबल टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एबरेशन, एनी अदर प्रोसेसेस ऑफ डिटीरियोरेशन। ड्यूरेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जिसकी मदद से वो वेदरिंग एक्शन, जो कंक्रीट है वो वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट करता है, केमिकल अटैक को रेजिस्ट करता है, एब्रेशन या कि जो बाकी प्रोसेस है उसको रेजिस्ट करता है, डिटीरियोरेशन के जो बाकी प्रोसेस है। वेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इज इंप्रूव एट लोअर वाटर सीमेंट रेशियो एंड स्लम वैल्यू। वेयरिंग रेजिस्टेंस कंक्रीट की इंप्रूव होती है कहाँ पे? लोअर वाटर सीमेंट रेशियो और स्लम वैल्यू पे, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, सबसे पहले यूज ऑफ अनसाउंड सीमेंट एंड लेस ड्यूरेबल कंक्रीट एग्रीगेट। अगर अपन अनसाउंड सीमेंट यूज़ करें और लेस ड्यूरेबल एग्रीगेट यूज़ करें तो ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होगी। शेप और साइज पे डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी, एग्रीगेट के शेप और साइज पे, मेंबर के। एंट्री ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड सॉल्ट थ्रू पोर्स एंड वॉइड्स, ठीक है, हार्मफुल गैसेज एंट्री हो जाए पोर्स ऑफ वॉइड से, ठीक है, सॉल्ट एंट्री हो जाए। फ्रीजिंग और थाइंग ऑफ वाटर सक्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो जाए। कवर प्रोवाइडेड टू द एम्बेडेड स्टील, लाइफ कैन बी इनहेंस्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कवर टू स्टील, ठीक है, कवर प्रोवाइड करें तब इफेक्ट करेगा ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि कवर अगर प्रोवाइड करेंगे तो लाइफ बढ़ जाएगी जो स्टील की, एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करेंगे तो। ड्यूरेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो से, जितना सीमेंट एग्रीगेट रेशियो होगा उतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। फिर बात करते हैं इम्परवियसनेस की। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स। पोर्स से वाटर को ना फ्लो हो देना ही, पोर्स से जो वाटर फ्लो होता है उसका रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं इम्परवियसनेस, ठीक है। ड्यूरिंग कंक्रीटिंग if there is an excess water then evaporation of surface water will leave a large number of continuous pores making the concrete relatively permeable। कंक्रीटिंग के दौरान जब एक्सेस वाटर अगर है तो एवेपोरेशन, सरफेस वाटर के एवेपोरेशन से बहुत सारे पोर्स छूट जाते हैं कंक्रीट पे जो कि उसको परमिएबल बनाते हैं, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जिसकी वजह से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी घटती है। इफ डेंसनेस ऑफ कंक्रीट इज गुड देन इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज गुड। अगर कंक्रीट की डेंसनेस अच्छी है तो इम्परमेबिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है, मतलब कंक्रीट इम्परमिएबल होगा अगर डेंस है तो। फिर बात करते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी की। इट शुड हैव हाई वॉल्यूम स्टेबिलिटी और मिनिमम डायमेंशनल स्टेबिलिटी। जो कंक्रीट है उसकी हाई वॉल्यूम स्टेबिलिटी होनी चाहिए और या कि मिनिमम डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ध्यान रखना है। फ्रेश कंक्रीट श्रिंक ऑन ड्राइंग एंड हार्डन कंक्रीट एक्सपैंड ऑन वेटिंग। फ्रेश कंक्रीट जो है ड्राइंग में, ड्राई होने पे श्रिंक होता है और जो हार्डन कंक्रीट होता है वो वेट होने पे एक्सपैंड होता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। जिस तक जो फ्रेश कंक्रीट है ड्राइंग पे श्रिंक होता है और हार्डन कंक्रीट जो होता है वेटिंग पे एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से अपने को कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि अपन फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स को फॉर्मेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है कंक्रीट की कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। इलास्टिसिटी जो है वो अमाउंट, टाइप और कैसा अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ एग्रीगेट यूज़ किए हैं, कि कैसा किस टाइप का एग्रीगेट यूज़ किया है और कौन से ग्रेड का एग्रीगेट यूज़ किए हैं, इलास्टिसिटी उससे अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर श्रिंकेज फिनोमिना ऑकर्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट ड्यू टू वॉल्यूम चेंज ऑफ मेंबर। श्रिंकेज इन कंक्रीट कॉज टेंशन क्रैक। श्रिंकेज फिनोमिना ऑकर होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जब वाटर और सीमेंट का केमिकल रिएक्शन होता है और वॉल्यूम चेंज ऑफ मेंबर की वॉल्यूम चेंज होने की वजह से श्रिंकेज होता है और श्रिंकेज जो है उसकी वजह से टेंशन क्रैक आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को। अब देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज। श्रिंकेज के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाई वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो अगर हाई है, ठीक है, हायर सीमेंट कंटेंट है। श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर मिक्स डिजाइन। प्रॉपर मिक्स डिजाइन करेंगे तो अपन श्रिंकेज रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर क्यूरिंग करें, लेस सीमेंट कंटेंट रहे तो श्रिंकेज रिड्यूस होता है, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। फिर अब बात आती है क्रीप की। टेंडेंसी ऑफ कंक्रीट बाय विच इट डिफॉर्म कंटिन्यूसली ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स इज नोन एज क्रीप। कंक्रीट की वो टेंडेंसी जिससे वो डिफॉर्म होता रहता है एक्सटर्नल लोड्स की वजह से, उसको बोलते हैं क्रीप। कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, उसको बोलते हैं क्रीप, ठीक है। इट इज़ अ टाइम डिपेंडेंट फैक्टर दैट इंक्रीजेज विद टाइम। क्रीप जो है एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है जो कि विद द टाइम इंक्रीज होता है। रिच कंक्रीट हैव लेस क्रीप वाइल लीन कंक्रीट हैव मोर। रिच कंक्रीट में बहुत कम क्रीप होता है लेकिन लीन कंक्रीट जो होता है उसमें क्रीप काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक यील्ड। क्रीप को प्लास्टिक फ्लो और या कि प्लास्टिक यील्ड भी बोलते हैं। रेट ऑफ क्रीप जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है।
ठीक है। जो क्रीप का रेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है, मतलब जैसे शुरू में क्रीप बहुत ही तेज़ी से होगा, फिर ओवर द टाइम जो रेट है क्रीप का वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। क्रीप कब इंक्रीज होगा? जब एग्रीगेट कंटेंट कम हो, सीमेंट कंटेंट हाई हो, वाटर सीमेंट रेशियो हाई हो, एयर इंट्रेनमेंट काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया हो, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो। ठीक है, ध्यान रखना है सारी चीज़ें। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम है तो क्रीप बढ़ जाएगा। ठीक है। क्रीप कोफिशिएंट की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज, क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू बेस्ड ऑन एज ऑफ कंक्रीट। अगर एज ऑफ कंक्रीट 7 दिन से ज़्यादा है तो क्रीप कोफिशिएंट 2.2 होगी, 28 दिन से ज़्यादा है तो 1.6 क्रीप कोफिशिएंट होगा, एक साल से ज़्यादा है तो 1.1, ग्रेटर देन 1 ईयर 1.1, ग्रेटर देन 28 डेज 1.6, ग्रेटर देन 7 डेज 2.2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू घटती जाएगी। बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। कंक्रीट एंड स्टील हैव नियरली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन। कंक्रीट और स्टील के नियरली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻5, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है इनके बीच की वो अच्छी होती है। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इन कंक्रीट इज कॉज ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेस। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट में उसकी वजह से कंप्रेशन स्ट्रेस होता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है कंक्रीट पे उसको रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है कंक्रीट की, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज बाय बेटर कंपैक्शन। अच्छे कंपैक्शन की से अपन कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रिच मिक्स, लो वाटर सीमेंट रेशियो, बेटर क्यूरिंग, इंप्रूव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रिच मिक्स है, लो वाटर सीमेंट रेशियो है, अच्छा क्यूरिंग किया गया है, तो वो उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ेगी। ठीक है। इट फाइंड आउट बाय, इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 8 से 12% होता है, या कि 1/10 टू 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। 8 to 12% या कि 1/10 टू 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर आता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के। मॉडुलस ऑफ रैप्चर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट को यूज करके अपन मॉडुलस ऑफ रैप्चर को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है सीआर स्ट्रेंथ। सीआर स्ट्रेंथ जो होता है 12 to 13% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ 8 to 12% होता है, सीआर स्ट्रेंथ 12 to 13% होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है। 8 to 12% या कि 1/10 टू 1/15 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंक्रीट अगेंस्ट स्लिपिंग बार इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट रेजिस्टेंस ऑफर करता है बार्स के स्लिप होने पर, बार स्लिप ना हो इसके इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट की। ओके, कितना वाटर सीमेंट रेशियो दिया जाए उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू सो मच।